नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। देहरादून से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक स्थगित हो गई है। 21 अक्टूबर 2023 को प्रस्तावित थी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक की तिथि अलग से बताई जाएगी। सूत्रों की माने तो संभावित तिथि 30 अक्टूबर की है, लेकिन फिलहाल ये जो बैठक थी वो अभी यहाँ पर नहीं होगी। 21 तारीख की ये बैठक जो थी स्थगित हो गई है। धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक होनी थी, लेकिन ये 21 अक्टूबर को बैठक होनी थी, लेकिन इस बैठक को यहां पर कैंसिल कर दिया गया है। बैठक में कई यहां पर मुद्दे थे जो जिसमें विचार विमर्श किया जाना था, लेकिन ये बैठक नहीं होगी। सूत्रों की माने तो संभावित तिथि इसकी 30 अक्टूबर है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सूत्रों की माने तो संभावित तारीख 30 अक्टूबर है। तो कैबिनेट की बैठक धामी सरकार की स्थगित हो गई है। यहां पर 21 अक्टूबर की बैठक होनी थी, लेकिन नहीं होगी। ये प्रस्तावित बैठक यहां पर स्थगित हो गई है। कैबिनेट बैठक की तारीख को यहां पर अलग बताया जाएगा। सूत्रों की माने तो संभावित तारीख 30 अक्टूबर है। ये बड़ी जानकारी। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक यहां पर स्थगित हो गई है। 21 अक्टूबर को प्रस्तावित थी ये कैबिनेट की बैठक, लेकिन अब तो हमारे सहयोगी देहरादून से यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। यशराज, यहां पर कैबिनेट बैठक होनी थी धामी सरकार की ओर से, लेकिन स्थगित हो गई है। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि आज धामी सरकार की कैबिनेट की बैठक थी जो स्थगित हो गई है। 21 अक्टूबर को यह बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन कैबिनेट की यह बैठक स्थगित हो गई है। और वहीं सूत्रों की माने तो यह संभावित तिथि अब 30 अक्टूबर की बैठक की हो गई है। धामी कैबिनेट की बैठक की 30 अक्टूबर को ये डेट फिर से आ रही है। तो चूंकि धामी कैबिनेट की बैठक के स्थगित होने का मुख्य वजह यह है कि अभी इन्वेस्टर समिट को से यूए दौरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी आए और साथ ही साथ कई काम अभी करना है धामी सरकार से। तो इसलिए ये बैठक लगता है स्थगित कर दिया गया है। और साथ ही साथ टेंटेटिव डेट एक सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि 30 अक्टूबर को दोबारा से ये बैठक आहूत की जा सकती है। जी बहुत शुक्रिया यशराज आनंद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो धामी सरकार की 21 अक्टूबर 2023 को ये प्रस्तावित थी कैबिनेट की बैठक, लेकिन कैबिनेट की बैठक की तारीख से अलग बताई जाएगी। सूत्रों की माने तो संभावित जो तारीख है वो 30 अक्टूबर है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई दौरे से वापस लौट आए हैं। दुबई में सीएम धामी ने 50,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन किया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सीएम धामी से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी। इस दौरान दोनों के बीच संगठन से जुड़े तमाम मुद्दों पर यहां पर विचार विमर्श हुआ। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में सड़कों को दुरुस्त करने और नई परियोजनाओं के तहत बनने वाली सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और वे अपनी विधानसभा में सभी मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाने के लिए लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। क्षेत्र के विभिन्न सड़कों को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए और जिन सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है उनको लेकर उन्होंने अधिकारियों से फीडबैक भी मांगा। कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल सके। कुछ प्रमुख सड़कें हैं जो कई दिनों से लंबित हैं, जैसे 11 धनोल्टी मोटर मार्ग। उसको बनने के बाद धनोल्टी की दूरी कम से कम 35-40 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसी प्रकार बालागंज चामुसारी मोटर मार्ग, इसी प्रकार मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है। इसी प्रकार सहजधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा धुंध जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 किलोमीटर सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी खेत में करवाई थी। वो त्रुटिवश धनोल्टी में चली गई है। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने, इस शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर उनका समाधान कर दिया जाएगा।
और जो सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास लोकार्पण भी शीघ्र किए जाएंगे। जैसे धोरण में करीब 3 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। इसी प्रकार बिलासपुर, कांडी, जतनवाला में भी लगभग 3 करोड़ की सड़कें स्वीकृत हुई हैं। वह सालावाला में, डोभालवाला में, इन क्षेत्रों में भी लगभग 2 करोड़ की सड़कें मैंने स्वीकृत कराई हैं। शीघ्र उन कार्यों की शुरुआत होगी। राजधानी देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसको लेकर शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम जारी है। वहीं शहरी विकास मंत्री ने बताया कि जल्दी सभी कार्य पूरा कर लिए जाएंगे। साथ ही कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। देहरादून में जो भी सड़कें खराब है उन तमाम सड़कों को चिन्हित करते हुए उनका काम शुरू होने जा रहा है। हमारे राज्य के राजस्व को हम कैसे बढ़ाएं, रोजगार हम कैसे जनता को, हमारे बेरोजगारों को, आम आदमी जो उसके लिए पूरी तरह से मानक के दायरे में आ रहा है, उसके लिए सरकार पूरी तरह से गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में हमने इन्वेस्टर समिट करने का निर्णय लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी लंदन गए, आजकल अबू धाबी में आप जानते ही हैं, और ये सारा विषय लगातार चल रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उसके लिए इन्वेस्टर समिट सामने है और हमारे यहाँ की सड़कें आप देखिए उसमें काम लगातार चल रहा है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं इन्वेस्टर समिट से पहले उन सड़कों का जो जहाँ गड्ढे हैं उनको भरेंगे, जो निर्माण कार्य हैं उनको तेजी लाके उनको पूरा करने का काम हम करेंगे, ताकि आने वाले टाइम पे, अब आप देखिए मेरा ही विभाग है MDD, उसमें हर्रा वाले से लेके यहाँ तक फसाड का कार्य लगभग अब शुरू कर रहे हैं हम लोग, टेंडर हो गया है, सड़कों का काम करेंगे। यानी कि जो हमारा अतिथि आएगा, जो बाहर से आएगा, उसके स्वागत के लिए हम पूरे देवभूमि को पूरी तरह से हम तैयार करेंगे और खुद भी तैयार होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के खाते में पैसा डालने के विशेषज्ञ है, ये बोलते हैं पर डालते नहीं है। सरकार के जो आंकड़े हैं ऐसे ही, जैसे हर खाते में 15 लाख वाली बात थी, तो ऐसे ही इन्होंने आदिवासियों के खाते में भी डाल दिया होगा। ये खाते में डालने के विशेषज्ञ हैं और डालते हैं नहीं जो है। हाँ, हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ की इस समय तक सर्वाधिक MSP 2700 रुपया प्रति क्विंटल धान का दिया है, और जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और वो कोई भी देख सकता है। हम दिवाली की बात, दिवाली सबको शुभ होनी चाहिए, लेकिन भाजपा जो है गरीबों की दिवाली को हमेशा काला करने का काम करती है, क्योंकि महंगाई और दूसरी चीजें इतनी बढ़ जाती हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाती है कि लोग दुखी हो जाते हैं। तो हम प्रतीक्षा करेंगे, और 2018 में भी प्रतीक्षा की थी। ऐसा निवेश आया कि मंथरा रिजॉर्ट जैसे और कैसीनो रिजॉर्ट जैसे बन गए और हमारी गरीबों की, किसानों की जमीनें बिक गई। अब पता नहीं आज के जो है ये इन्वेस्टमेंट समिट्स और इस प्रकार के MOU क्या देने जा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी। बीजेपी में तमाम कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कंथौला ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से भाजपा जीत की हैट्रिक लगाएगी। इस बार का चुनाव में सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी संगठन है, कार्यकर्ता है। इस पर हमारे जो 270 मंडल हैं, हमारे सारे मंडलों के मंडल अध्यक्ष जो हैं, जितने उनके प्रदेश के अंदर बूथ आते हैं, सारे के सारे बूथों में जो है हम इस समय बूथ कमेटियां बना रहे हैं, पन्ना प्रमुख कमेटियां बना रहे हैं। पन्ना प्रमुखों के साथ किस प्रकार से हम बेहतर तालमेल बूथों में कर सकें, इस पर हमारे मंडल के तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं, मंडल के पदाधिकारी लगे हुए हैं, मंडल का सत्यापन चल रहा है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उनको हम बूथ स्तर तक किस प्रकार से बेहतर ढंग से लोगों के बीच में ले जा सकें, उन सब चीज़ों पर हमारी पार्टी काम कर रही है। आने वाले समय में विधानसभा वाइज युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सम्मेलन भी हम करने वाले हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5-0 का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी का, पिछली बार जिस प्रकार से हम 5 सीटें जीते थे और 0 में कांग्रेस थी, इस बार हम हैट्रिक करने जा रहे हैं
और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता जिस प्रकार से मिथक को तोड़ते हुए उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दोबारा स्थापित किया, मैं कह सकता हूं कि हम हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, फिर से 5-0 होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी पांचों की पांचों लोकसभा सीट 2024 में जीतने वाली है। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज की जर्जर दीवार गिरने से युवती की मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल उसके भाई को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवती को हाल में शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक में नियुक्ति मिली थी। बता दें कि नौकरी मिलने की खुशी में वो गुरुवार को अपने भाई के साथ कोचिंग सेंटर के शिक्षकों को मिठाई खिलाने के बाद पैदल वापस लौट रही थी। इसी बीच जर्जर दीवार भरभराकर दोनों पर गिर गई। घटना को देखते हुए डीएवी कॉलेज आज बंद रहेगा। उत्तराखंड में होने जा रहे इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले दिनों लंदन के दौरे पर थे और इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई में बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर उत्तराखंड में उद्योग लगाने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र बिष्ट जी, उनसे तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, स्वागत है जनता टीवी में। पहली बात तो ये है कि सर, मुख्यमंत्री जी अभी दुबई के दौरे पे गए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना इन्वेस्ट लाने की जो तमाम चर्चाएं चल रही हैं, कितना हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड राज्य प्रगति के लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है और अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। दिसंबर माह में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं, सेमिनार वर्कशॉप कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अभी उन्होंने दिल्ली में भी रोड शो किया था, ब्रिटेन और इंग्लैंड गए थे और अभी सऊदी अरब होके आए हैं। सऊदी में भी उनका जबरदस्त स्वागत भी हुआ और वहाँ जो लोगों ने एमओयू साइन किए हैं वो निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा जो है एक बल्क सामने आया है। 15,475 करोड़ का एमओयू अकेले सऊदी में जो है वहाँ साइन हुआ है। इसी तरीके से टोटल अभी तक के जो एमओयू साइन हुए हैं वो 55,000 से अधिक हो गए। तो ये मुख्यमंत्री जी के कार्य करने की जो पद्धति है, उनकी कार्यकुशलता है और उन्होंने उत्तराखंड के नौजवानों को, बेरोजगारों को जो रोजगार देने का संकल्प लिया है कि उनको रोजगार मिले, यहाँ का औद्योगिक विकास बढ़े और राज्य में पर्यटन बढ़े, उद्योग बढ़े, यहाँ के तमाम जो शिक्षा विभाग है, दूसरे विभाग हैं, उनमें निवेश बढ़े, उसके लिए जो ये प्रयास किया गया, ये ऐतिहासिक प्रयास है और इसके नतीजे भविष्य में दिखाई देंगे। और हमें लगता है कि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य अन्य राज्यों के लिए मार्गदर्शन के रूप में स्थापित होगा। सर, दूसरा ये है कि कांग्रेस लगातार दलित शहरों की बात करती है और जाति गणना की बात करती है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसका उत्तराखंड को नुकसान पहुंच सकता है, बीजेपी को नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जातिगत राजनीति की बात करती है। कांग्रेस ने जो 55-60 साल देश में राज किया, हमेशा जाति के नारे से राजनीति प्रारंभ करी और उसी पर उनकी राजनीति समाप्त हुई है। हमने कहा सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से हम आगे बढ़ने वाले। हमने देश को प्रथम माना है कि देश हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और उत्तराखंड राज्य के लोगों में भी देश प्रेम अगाध रूप से लोगों के अंदर भरा हुआ है। यहाँ के लोग जो है सेना में हैं, सेना के परिवारों के लोग हैं, तो देश प्रेम यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ देश प्रेम होगा तो राष्ट्रीयता सबसे प्रमुख होगी। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति नहीं करी है, हमने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात करी है। और उत्तराखंड राज्य का भी जो यहाँ भौगोलिक परिदृश्य है, यहाँ के लोगों का आपस में जो व्यवहार है वो एक दूसरे के प्रति सम्मान का व्यवहार है, सबको साथ लेकर चलने का व्यवहार है। कांग्रेस डरती है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए कोई उनके पास राष्ट्रीय मुद्दे नहीं है, इसलिए वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए जातिगत मुद्दे लाकर जातिगत राजनीति पर बात कर रही है, उससे उनको नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि संघ की नजरें भी हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ गए हैं, कितने तैयार बीजेपी लग रही है और क्या कुछ तैयारी आगे के लिए की जा रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन को आगे बढ़ाने में, लोकप्रिय बनाने के लिए काम करती है। हमारे यहाँ संपर्क और प्रवास लगातार निरंतर चलता रहता है।
अभी आने वाले दिनों में हमारे पंच परमेश्वर सम्मेलन होने वाला है, जो हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर पर 5 प्रमुख कार्यकर्ता हैं। बूथ का अध्यक्ष है, महिला मोर्चा की बूथ की अध्यक्षा है, युवा मोर्चा का बूथ का अध्यक्ष है, हमारा बूथ का सचिव है, BLA 2 इनको लेकर हमने पंच परमेश्वर कहा है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम इनके स्थापित करते हैं, इनको हम सम्मान देने का काम करते हैं। जहां तक संघ का प्रश्न है, संघ हमारा मातृ संगठन है और वो निश्चित रूप से समय समय पर मार्गदर्शन देता है, सुझाव देता है। संघ का काम अपना है, समाज सेवा का काम है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने वाला दल है। हम निरंतर राजनीतिक प्रयासों से आगे बढ़ते हैं और सकारात्मक राजनीति करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्व राज्य मंत्री वीरेंद्र विज जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर से सत्ता में काबिज होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। हल्द्वानी में आए दिन आवारा गोवंश का कहर बना रहता है। आपको बता दें कि इसलिए नगर निगम ने जंगली सांड पकड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक एक हफ्ते में 20 सांड पकड़कर बाजपुर गौशाला भिजवाया गया है। वहीं इस बीच डीएम वंदना सिंह का कहना है कि अभियान लगातार जारी रहेगा। आवारा गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में भेजा जाएगा। डीएम वंदना सिंह ने एक बयान दिया है। जिस तरह से आवारा पशुओं का आतंक देखने को यहां पर मिल रहा है हल्द्वानी में, इस अभियान में लगातार आवारा पशुओं को यहां पर निगम अभियान में ले जाया जाएगा। बिसांडों को यहां पर एक बार फिर से गौशाला के लिए भिजवाया गया है। वहीं इस आवारा पशुओं से लगातार लोगों को परेशानियां, यहां पर लोगों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। तो ये हल्द्वानी की तस्वीर है। यहां पर तो सीधे आपको ले चलते हैं शाहीबाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। लगभग 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है। और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। अभी मुझे इस अति आधुनिक ट्रेन से यात्रा का भी अनुभव मिला है। मैंने तो बचपन रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिताया है और आज
रेलवे का ये नया रूप मुझे सबसे ज्यादा आनंदित करता है। ये अनुभव प्रफुल्लित करने वाला है, आनंद से भर देने वाला है। हमारे यहां नवरात्रि में शुभ कार्य की परंपरा है। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। मैं दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी यूपी के सभी लोगों को नवरात्रि के पावन पर्व पर मिले इस उपहार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। मेरे परिवारजनों, मेरा हमेशा से मानना है कि भारत का विकास राज्यों के विकास से ही संभव है। अभी इस समय हमारे साथ कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी भी जुड़े हुए हैं। आज बेंगलुरु में मेट्रो की 2 लाइनों को भी देश को समर्पित किया गया है। इससे बेंगलुरु के आईटी हब की कनेक्टिविटी और बेहतर हुई है। अब तो बेंगलुरु में हर रोज लगभग 8 लाख लोग मेट्रो से सफर कर रहे हैं। मैं नई मेट्रो सुविधा के लिए बेंगलुरु के सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, 21वीं सदी का हमारा भारत आज हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में प्रगति की नई गाथा लिख रहा है। आज का भारत चंद्रयान को चंद्रमा पर उतारकर दुनिया में ये हिंदुस्तान छाया हुआ है। आज का भारत G20 का इतना शानदार आयोजन करके दुनिया के लिए आकर्षण का, उत्सुकता का और दुनिया का भारत के साथ जुड़ने का
एक नया अवसर बन गया है। आज का भारत एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा मेडल जीतकर दिखाता है और उसमें मेरा उत्तर प्रदेश भी होता है। आज का भारत अपने दम पर 5G लॉन्च करता है और उसे देश के कोने कोने में ले जाता है। आज का भारत दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल लेन देन करता है। जब कोरोना संकट आया तो भारत में बनी वैक्सीन ने दुनिया के करोड़ों लोगों की जान बचाई। बड़ी बड़ी कंपनियां आज भारत में मोबाइल और टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये बनाने के लिए हिंदुस्तान आ रही है। आज भारत लड़ाकू विमान बनाता है। लड़ाकू विमान के साथ साथ समंदर में तिरंगा फहराने वाला विक्रांत जहाज भी बनाता है। और ये जो आज तेज रफ्तार नमो भारत शुरू हुई है वो भी मेड इन इंडिया है।